नमस्कार। संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और निदान की हम कोशिश करते हैं, उपचार की हम बात करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। आज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं कफ और पित्त दोष, कारण व आयुर्वेदिक उपचार विषय पर। इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से आप आमंत्रित हैं, डॉक्टर हिमांशु जोशी। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर हिमांशु, जैसे कि ये कहा जाता है कि जब भी किसी जीव का सृजन होता है, शुरुआत होती है, वहीं से उसकी प्रकृति नियत हो जाती है। तो क्या ये प्रकृति क्या है? क्योंकि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों का बना हुआ है और साथ ही प्रकृति पूरा जीवन पर्यंत जो है इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है। अगर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ होती है तो भी इसी से संबंधित होती है। तो पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जो मैडम प्रकृति है, आयुर्वेद जो है प्रकृति को बेसिकली 7 पार्ट में डिवाइड करता है। जन्म के समय जिस भी दोष की उत्कटता होती है, जिस भी दोष का प्राधान्य होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रकृति निर्मित हो जाती है। आयुर्वेद जो है वो 3 प्रकार के दोष की बात करता है, वात, पित्त, कफ। जन्म जब स्टार्ट हो रहा है, जब कंसेप्शन हो रहा है, उस समय जिस भी दोष की अब अधिकता होगी उसके हिसाब से प्रकृति डिसाइड हो जाएगी। और ये जो 3 दोषों के जो संयोग हैं, वो संयोग जो है वो आगे जाकर के 7 प्रकार से शरीर में प्रदर्शित होते हैं। तो उन 7 प्रकार से प्रदर्शित होते ही 7 टाइप की हमारी प्रकृति बन जाती है। जैसे वातज, पित्तज, कफज, 3 प्रकृतियां, तो ये एक दोषज प्रकृति हम बोलते हैं। देन उसके बाद जो है 2 दोषों के संयोग से 3 और प्रकृतियां निर्मित होती हैं। वात और पित्त के संयोग से वात पित्तज प्रकृति, वात और कफ के संयोग से वात कफज प्रकृति, और पित्त और कफ के संयोग से पित्त कफज प्रकृति। इनको हम संक्षेप में द्विदोषज प्रकृति बोलते हैं। अच्छा। देन उसके बाद तीनों दोषों का अगर संयोग होता है, तीनों दोषों की अगर उत्कटता होती है, उत्कटता को हम अपने जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है उसमें हम बोलते हैं विद इन ए फिजियोलॉजिकल लिमिट, उसका जो प्राधान्य होता है। और वो प्राधान्य जो है वो उत्कटता जो है वो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट है। तो उसके कारण तीनों दोष अगर प्रबल रहेंगे तो सम दोषज प्रकृति का निर्माण होता है, जिसको हम श्रेष्ठ बोलते हैं। तो अब जो एक जन सामान्य में जो एक विचार है वो ये है कि ये वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी प्रकृति एक दोषज नहीं होती है। हर दोष का अंश विद्यमान हर किसी के शरीर में होता है। तो किसी दोष की प्रबलता होती है, किसी दोष की प्रबलता नहीं होती है। जिस भी दोष की प्रबलता होती है उस दोष के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रकृति जानते हैं। अच्छा, किसी की भी प्रकृति अगर है तो क्या उसको हम देख के पहचान सकते हैं? किसी के रहन सहन के स्टाइल से, किसी की कद काठी के स्टाइल से? बिल्कुल। इसमें जो है आचार्यों ने बहुत अधिक इस पर मंथन किया है और तीनों जो 7 की 7 जो प्रकृतियां हैं उसमें से 3 को मुख्य मान करके इनके लक्षण दिए हैं। जैसे वात प्रकृति है तो उसके लिए बोला अल्प केश, यानी कि केश उसके जो होंगे वो अल्प होंगे, या उसके जो जब कभी भी वो कोशिश करेगा कि मेरे केश लंबे हो जाएं, हेयर ग्रोथ हो, अच्छी हो, तो उसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड है कि उसमें अल्प केशता होनी है। वो वात का फीचर है, वात प्रकृति वाला। जी। अल्प कृशो रुक्षो, वो क्या रहेगा? कृश रहेगा। कृश का मतलब है एक हमारा जो जो पूरा का पूरा हमारा एक BMI जो बॉडी BMI बॉडी मास इंडेक्स है। तो वो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 to 25 एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। तो जो उसका बॉडी मास इंडेक्स है वो लोअर कैटेगरी में रहेगा, वो 18 को टच करेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये बोलें कि 18 से नीचे उसका BMI रहेगा, वो लीन एंड थिन रहेगा, तो फिर वो विकृति हो जाएगी और वो फिर प्रकृति नहीं रहेगी। अच्छा। तो जो वात प्रकृति है वो भी 18 को टच करेगा बट लोअर साइड में रहेगा। ठीक। देन दूसरा जो है वो पित्त प्रकृति है, तो पित्त प्रकृति का थोड़ा ऊपर रहेगा। और कफ प्रकृति वाला जो है वो स्थूल देह का रहेगा, यानी कि उसके ओबेसिटी होने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा हो जाएगी, मतलब मोटे ताजे रहेंगे जी कफ प्रकृति के लिए। जी।
अच्छा, और जो पित्त वाले हैं, क्योंकि पित्त वाले अग्नि से जुड़ता है पित्त। बिल्कुल बिल्कुल। जी। पित्त प्रकृति वाले जो हैं वो वात प्रकृति की तरह थिन तो नहीं रहेंगे। उनका जो बीएमआई है वो कहीं इन बिट मतलब 18 और 25 के बीच में रहेगा, 22-23 के बीच में उसका बीएमआई रह सकता है। प्लस उसमें जैसा ही गर्मी सहन करने की शक्ति जो होगी वो बहुत कम होगी, और वो बेसिकली थोड़ा सा टेम्पर भी उनका लूज टेम्पर ज़्यादा होता है और असहिष्णु टाइप के होते हैं, इंटॉलरेंट। ठीक है। तो ये पित्त प्रकृति के हम सामान्य लक्षणों से देख सकते हैं। सबसे उत्तम प्रकृति किसको मानी जाएगी? समदोषज प्रकृति को हम उत्तम प्रकृति मानते हैं, जिनमें तीनों के तीनों दोष जो हैं वो साम्यावस्था में हों। वहाँ पे भी एक टर्मिनोलॉजी है, सम और साम्य। सम का मतलब है इक्वल, बराबर। साम्य का मतलब है इक्विलिब्रियम। इक्वल और इक्विलिब्रियम में अंतर है। तो सम हम बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब वो तीनों के तीनों दोष जो हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें, तो उस प्रकृति को हम उत्तम प्रकृति बोलते हैं, समदोषज प्रकृति। जी, और आज का जो हमारा विषय है कफ और पित्त दोष है, तो उसको हम शुरू कर लेते हैं। कफ प्रकृति की अगर हम बात करें तो पहले इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। शरीर में जो कफ है, कफ का स्थान जो है वो ऊर्ध्वजत्रु बताया गया है ना। तो ऊर्ध्वजत्रु का मतलब है हमारा जो ये थोरेसिक रीजन है, इससे ऊपर यानी कि छाती से ऊपर का भाग और पूरा जो सर है ये भाग है ना। तो ये जो है वो कफ का बेसिकली स्थान है। प्लस दूसरी चीज़ जो है वो कफ जो है इसका जो प्रादुर्भाव है या इसका जो प्राधान्य है वो सुबह के टाइम ज़्यादा रहता है ना। तो कफ के कारण जो है हमें ठंड लगना, बार बार जुकाम होना, शीत का बहुत जल्दी लग जाना, शरीर में भारीपन होना, शरीर में आलस्य होना, ये सब कफ सदर्मी गुण होते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि अपने आहार में हमेशा गर्म पानी का यूज करना है। जैसे ही कफज काल आया या शीतकाल आया है ना, तो इस काल में हमें गर्म पानी का यूज करना है। प्लस जो भी हम आहार लेंगे वो सुपाच्य आहार का प्रयोग करेंगे, उसमें स्निग्धता कम होनी चाहिए, उसमें चिकनाई कम होनी चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों का हम पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और उसके अलावा अगर कभी कुछ होता भी है, थोड़ी बहुत ठंड वगैरह लगती है, तो हमारे पास जो है अदरक है ना, तो अदरक का पानी हम पी सकते हैं। दालचीनी है, दालचीनी का काढ़ा हम पी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो घरेलू उपाय हैं, मरीच है, काली मिर्च है, तुलसी है, इसका काढ़ा हम पी सकते हैं। अच्छा, जैसे कि प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, कफ प्रकृति है वो तो जन्म से पहले से निश्चित हो गई है। बिल्कुल। तो गर्मियों में और सर्दियों में क्या प्रकृति में अंतर आता है? बिल्कुल, प्रकृति जो है वो तो हमारी स्थापित हो ही गई है, जैसा कि आपने शुरू कहा से। जी। बिल्कुल। बट इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारी पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, उसका भी हम पे प्रभाव पड़ता है। उसको हम और इवन हमारी जो रेस है, हमारी जो जाति है, जैसे जाति भी बोलते हैं, उसका भी हमें हमारे पर प्रभाव पड़ता है। तो जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातिनी, वयानुपातिनी, ये भी अलग अलग प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कफ प्रकृति वाला जो मनुष्य है, ठीक है, कि उसमें जो है स्निग्धता ज़्यादा होगी, वो ठंडी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। उसको जो ठंडी वाले रोग हैं, या जो आज की डेट में अगर हम देखें तो जो मधुमेह है या जो ओबेसिटी है, ठीक, तो वो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू वात और पित्त प्रकृति। अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। बहुत कफ प्रकृति के लोगों में किस तरह की व्याधियां उत्पन्न होती है, इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। थोड़े से एग्जाम्पल। बिल्कुल। कफ प्रकृति में क्या है कि जो भी ये इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो इसका स्लो रहता है मेटाबॉलिज्म, बट व्याधियां एज कम्पेयर टू वात और पित्त प्रकृति कम होंगी। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि कफ प्रकृति, कफ जो है वो श्लेष्मा का प्रतिनिधित्व करता है और ओज का प्रतिनिधित्व करता है, बेसिकली इम्यूनिटी का प्रतिनिधित्व करता है ना। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतोमल उच्यते बोलता है आयुर्वेद, यानी कि जो प्राकृत बल है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृत जो श्लेष्मा है वही हमारा बल है। और विकृतोमल उच्यते यानी कि जो विकृति है उसको हम मल बोलते हैं, है ना। तो होने की संभावना कफज प्रकृति वाले को शीतल चीज़ें, मतलब जो शीतल रोग हैं, ठंडे रोग हैं, यानी कि कोल्ड हो गया, है ना, ये होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है तो ज़्यादा, बट एज कम्पेयर टू वातज और पित्तज प्रकृति उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। व्याधियों की लिस्ट अगर हम कहें तो थोड़ी कम होगी। बिल्कुल, इसीलिए आचार्य वाग्भट ने, आचार्य चरक ने जो कफज व्याधियां हैं, है ना, तो उनकी संख्या जो है
वो 20 ही बताई है। जी, कौन कौन सी है? वो उसमें काफ़ी सारी 20 व्याधियाँ हैं। अगर मुख्य रूप से हम बिल्कुल बात करना चाहें, उसमें जैसे अपक्ति सबसे पहला है कि जो मंदाग्नि है, अपक्ति हम बोलते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं होना, ये सबसे पहला है। देन धमनी प्रतिचय, जैसे एसिडिटी की बड़ी बात होती है, तो क्या एसिडिटी की समस्या होती है? एसिडिटी जो है वो पित्तज प्रकृति वाले को ज़्यादा होती है। अम्ल पित्त होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पित्तज प्रकृति को ज़्यादा है। इधर जो है वो धमनी प्रतिचय हम बोलते हैं। धमनी का मतलब जो हमारी जो आर्टरीज हैं, प्रतिचय का मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाना कि जिसके कारण उसकी जो पेटेंसी है, ठीक है, जो उसमें जो फ्लो हो रहा था, आर्टरीज में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था, वो ब्लॉक हो जाएगा। उसको डिजीज को हम बोलते हैं धमनी प्रतिचय। और धमनी प्रतिचय जो है वो कफज नानात्मज विकार है, कफ का विकार है। तो कफज प्रकृति वाले में उसको होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आचार्यों ने क्या किया है कि कफज प्रकृति के लिए एक कफज आहार निर्दिष्ट किया हुआ है कि उसको जो है किन किन रसों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो कफ सामक रस हैं, क्योंकि आहार तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर चीज़ को हम डिफाइन करना उतना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो हमने क्या करा कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 रस की कैटेगरी डिसाइड कर दी। उसमें से जो कटु, तिक्त, कषाय है, वो रस जो होगा, वो रस वाले जितने भी द्रव्य होंगे वो कफ का शमन करने में अपने आप ही समर्थ होंगे। जैसे ही हमने कटु बोला तो कटु में जो है मिर्च आ जाती है, लाल मिर्च या हरी मिर्च, है ना। लाल मिर्च के तो थोड़ा सा नुकसान भी है, वो पित्त को ज़्यादा एग्रीवेट कर देगी, जो हरी मिर्च है, ठीक है। इसी तरीके से शहद है। शहद जो होता है वो होता तो मधुर है, बट कषाय रस यानी कि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस कषाय रस के कारण वो कफ का शमन करने में बहुत अधिक समर्थ होता है जी। तो ठीक, तो हर आहार में कफज प्रकृति वाले जब तक उनको कोई व्याधि नहीं हुई है, तो जो प्राकृत रूप से जो शहद मिलता है ये और सुंठी, जिंजर जिसे बोलते हैं, उनका प्रयोग जी सौंठ, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अक्सर ये लोग समझते हैं कि आयुर्वेद से कोई भी आपने दवा ली कहीं पर भी जाके, क्योंकि आजकल मिल जाती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें भी लोग सर्च कर लेते, देख लेते हैं कि भाई अगर कफ हो रहा है तो मुझे आयुर्वेदिक दवाई खानी है, तो वो अपने आप ले लेते हैं। अगर विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो विशेषज्ञ सबसे पहले उनकी प्रकृति जाँचते होंगे ना? बिल्कुल, उसी के अनुरूप दवा फिर उनको सजेस्ट की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति को, जो प्रकृति तो एक हमारा ना एक निर्धारित पूरे के पूरे शरीर को निर्धारित करने वाला एक फैक्टर है। उसको हम जिस तरीके से आप समझेंगे, आजकल जो हमारा जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, जैसे हमारा जेनेटिक्स है ना, तो कुछ जीन्स हैं, वो उसको हम जीन्स को बोलते हैं जीनोटाइप है। और जीनोटाइप के बाद जो है, जीनोटाइप के जितने भी जो उसका रिफ्लेक्शन होगा हमारी बॉडी पे, वो हमारा एक फिनोटाइप डिसाइड करता है। तो प्रकृति जो है वो बेसिकली जीनोटाइप के लेवल पे फंक्शन करता है ना। तो उस वो पर्टिकुलर जीन जो है वो एक्टिवेट होगा, और वो जीन एक्टिवेट करके कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा, है ना। तो वो फिनोटिपिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमारा शरीर जाना जाएगा कि ये वात प्रकृति है, ये पित्त प्रकृति है, या ये कफ प्रकृति है। बिल्कुल, और उसी के हिसाब से दवाएं दी जाएंगी। हाँ, उसी के हिसाब से हम सबसे पहले एग्जामिनेशन करेंगे। आयुर्वेद बोलता है रोग मादो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, यानी कि सर्वप्रथम हमें रोग की परीक्षा करनी चाहिए कि रोग है क्या, ततो अनंतरम औषधम, देन हम औषधि की परीक्षा करते हैं। औषधि का मतलब होता है कोई भी ड्रग जो हम यूज करना चाह रहे हैं वो किस किस व्याधि में किस तरीके से हम यूज करेंगे, औषधि की परीक्षा करेंगे, ठीक। ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित, उसके पश्चात हमें चिकित्सा कर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे ही हम रोग परीक्षा की बात करेंगे तो उसमें त्रिविध परीक्षा भी है, उसमें दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न है, उसमें पंचविध परीक्षा भी है, ठीक है, उसमें अष्टविध परीक्षा भी है। अष्टविध परीक्षा में पहली आती है नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, द्रग, आकृति, ठीक है। नाड़ी का मतलब होता है पल्स एग्जामिनेशन, और पल्स जो हम एग्जामिन करेंगे वो प्रकृति के हिसाब से इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि शरीर को जो बनाने वाले फैक्टर हैं वो वात, पित्त, कफ है ना। तो दोष धातु मल मूलम ही सदा देहस्य बोला है कि दोष धातु मल ये एंटाइटीज हैं जो पूरे के पूरे हमारे शरीर को बना रही हैं। तो आयुर्वेद कहता है वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हो गए। देन उसके बाद सप्त धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं, और 3 हमारे मल होते हैं। ये बेसिकली हमारे पूरे के पूरे शरीर को बना रखा है इन्होंने। और इन ये जो 13 तत्व हैं,
इन तत्वों को हम एनालाइज करते हैं प्रकृति के हिसाब से कि वात प्रकृति में इनका स्टेटस क्या होगा, पित्त प्रकृति में इनका स्टेटस क्या होगा, द्विदोषज प्रकृति है तो स्टेटस क्या होगा, समदोषज प्रकृति है तो क्या स्टेटस होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवा इसमें उपयुक्त रहेगी। जैसे सपोज ज्वर है, ज्वर के लिए हमारे पास कई सारी मेडिसिन है, तो ज्वर में कौन सी मेडिसिन इसके लिए उपयुक्त होगी, तो वो इतने कैलिब्रेशन हम करेगा, जो भी वैद्य है वो कैलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप से अगर सेल्फ मेडिकेशन कोई भी करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके बजाय कि जो भी योग्य चिकित्सक है उस योग्य चिकित्सक के पास जाए, उससे परामर्श परीक्षण लें, कराएं पहले। जी परामर्श लें और उसके बाद जो है वो औषधि का अगर सेवन करेंगे तो उनको लाभ भी अच्छा होगा और एक दिमाग से ये भ्रांति भी निकलेगी कि आयुर्वेद जो है वो बहुत देर में काम करता है। बिल्कुल, बहुत लंबा है। जबकि मैं बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से भी कि जो आयुर्वेद है उसमें कई ऐसी मेडिसिन हैं जो सद्यः प्रभावकारी हैं। ज़्यादातर लोगों के सोच ये है कि आयुर्वेद से निदान तो मिलेगा लेकिन बड़े लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय तक आपको इसका सेवन करना पड़ेगा उसके बाद। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद है तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो अपने आप भी लेने लग जाते हैं। तो यही एक वजह भी है शायद जिसका असर पूरी तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि जाँच पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक वो भी ये है कि इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। अच्छा। इसमें ही एक हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, उसमें शेड्यूल E1 है। उस शेड्यूल E1 में जो पॉइजनस ड्रग्स हैं, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग्स यूज्ड इन आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी प्रिपरेशंस, वो स्पेसिफाइड हैं। तो उन जो शेड्यूल E1 की ड्रग है उसमें अहिफेन भी आता है, उसमें भंगा भी आती है, उसमें आर्सेनिक भी आता है, उसमें और भी कई सारी ड्रग्स हैं, ठीक है। तो जिनका सेवन जो है वो वैद्यकीय सलाह से ही लेना चाहिए। इस संबंध में आयुष मंत्रालय द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं, सर्कुलर्स भी जारी किए जाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से भी बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ठीक, कि जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनका उपयोग या प्रयोग करने से पहले एक योग्य आयुष चिकित्सक से जरूर परामर्श ले लें। और जो सामान्य मेडिसिन है वो आपके घर में आपको जो हमारे जो पुरातन कालीन परंपरा है उससे हमें पता है कि जैसे अदरक हो गया, मसाले हो गए हमारे, उनको आप यूज कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि आयुर्वेद में कि बहुत सारी दवाएं तो आपके अपने किचन में ही होती बिल्कुल हैं। बस उसको आपको पता होना चाहिए कि इस्तेमाल कब, कैसे और कितना करना है। और साथ ही हम ये भी जानना आपसे ये चाहेंगे कि जैसे अगर इस मौसम में कफ प्रकृति की जो लोग हैं उनके अलावा क्या औरों को ठंड, सर्दी, जुकाम नहीं होगा? मैं बताया ना कि सारी जो प्रकृति है वो सब में कुछ न कुछ अंश विद्यमान है, हर चीज का आपस में मिले हुए। बिल्कुल, कि कफ प्रकृति वाले को ज़्यादा परेशान कर सकती हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि वात प्रकृति और पित्त प्रकृति वाले को कुछ नहीं करेंगी, सबको करेंगी। अच्छा, उपचार की अगर हम बात करते बिल्कुल, आज की जो वो है, जैसे शरद ऋतु अभी गई है, शिशिर का आरंभ हो रहा है, तो शरद ऋतु में पित्त भी बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे जो पुराने लोग थे वो भी जो हमें आशीर्वाद देते थे, है ना, हमारी माता जी या दादी, तो जीवेद शरदः शतम बोलते थे। तो उसमें जीवेद वर्षा शतम नहीं था, जीवेद शरदः शतम। शरद ऋतु जो होती है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ऋतु होती है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। शरद ऋतु में पित्त का भी प्रकोप होता है, तो शरद ऋतु में पित्त नाशक आहार विहार का हमें सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में जो हम भोजन करेंगे वो मात्रयाम सुप्रकांक्षितः बोला है आचार्य चरक जी ने, कि मात्रा पूर्वक और जब भूख लगे तभी भोजन करें, अदरवाइज ना करें। अच्छा, भूख नहीं है तो ना खाएं। नहीं खाएं, बिल्कुल ना खाएं। अगर भूख नहीं है, अगर आप खाएंगे तो वो अन्न विष बनेगा और वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत सामान्य रूप से देख रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो और इस पित्त को नष्ट करने का एक सूक्ष्म तरीका ये भी है कि जो हरितकी या हरड़ होती है ना, वो सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो हरड़ को घिस करके
उसमें हल्का सा सेंधा नमक मिला करके रात्रि में ले सकते हैं। उससे जो है पित्त का निर्हरण शरीर से होता रहेगा, और जो पित्त की जो प्राबल्य है अगर हमारे शरीर में होता है तो उसका स्किन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अच्छा। स्किन, हाँ, तो स्किन पे लाल दाने, चकत्ते होना, ये सब, तो इन सब से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। अच्छा, घरेलू उपाय है, बाकी के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह अब लेनी जैसे जरूरी है। कफ की हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, तो जैसे समस्या है, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, और इस मौसम में लोगों का इंटेक बढ़ जाता है कॉफ़ी, चाय। अभी जैसे कि आपने कहा कि काढ़े का सेवन हमें करना चाहिए, तो चाय कॉफ़ी निषेध है पूर्ण रूप से? चाय और कॉफ़ी, अगर हम अपनी वैदिक पुरातन कालीन परंपरा देखें तो चाय और कॉफ़ी का जो इंसेप्शन हुआ है हमारे समाज में वो 16वीं शताब्दी के बाद ही हुआ है, जब से अंग्रेज आए हैं, है ना। उससे पहले हमारे वहाँ जो है काढ़े का ही प्रचलन था। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाय से हट करके, चाय और कॉफ़ी से हट करके काढ़े की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। कैसे बनाएं और क्या पिएं? बिल्कुल, आप काढ़ा जो है आपको जो भी पसंद है, जिस भी चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे इवन ग्रीन टी को भी आप पी सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, है ना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे अभी रिसर्चेज हुई हैं, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह काफ़ी होते हैं। दालचीनी है, तुलसी है, इवन ये काली मिर्च है, ठीक है, इसको हल्का सा डाल करके थोड़ी देर उबाल लेना है, उसके बाद पीना है। दो चीज़ें हैं, आयुर्वेद जो क्वाथ परिकल्पना की बात करता है, या काढ़ा जिसे हम अपने शास्त्रीय दृष्टि से बोलते हैं, या हम बोले कि औषधीय दृष्टि से बोलते हैं, वो अलग है। और जो हम नॉर्मल काढ़ा पीते हैं, मतलब जैसे एक घरों में बनता है ना, सुबह सुबह हमने काढ़ा बनाया, वो थोड़ा सा अलग होता है। हमारा जो काढ़ा होता है आयुर्वेद की दृष्टि से, जो औषधीय काढ़ा जिसे हम बोलते हैं, वो हम बात करते हैं अर्धपादशेष, त्रिपादशेष या पादशेष। मतलब पाद बोलते हैं 1/4, है ना, या तो हम 1/4 उसे शेष रख करके पिएंगे, जितना भी हमने उसमें पानी डाला है उसको 1/4 तक रिड्यूस कर लेंगे, देन हम पिएंगे, या 1/2 रिड्यूस करेंगे तब पिएंगे, या 1/8 रिड्यूस करेंगे तब पिएंगे, तो उनको हम औषधीय काढ़े बोलते हैं। अच्छा, आम लोगों के लिए अगर हम कहें तो सर्दी के मौसम में, अभी जब कफ से वो परेशान हैं, सर्दी जुकाम से वो परेशान हैं, तो अदरक, काली मिर्च, गुड़, काढ़ा, तुलसी का काढ़ा बनाकर या चाय बनाकर, उसको हम चाय कह सकते हैं, क्योंकि काढ़ा जैसे ही शब्द आता है तो वो पीने का मन नहीं करता, तो उसकी आप चाय बना के उसका आप सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। तो उससे जो है आपके कफ में जो है वृद्धि नहीं होगी, जो परेशानी हो रही है स्वास्थ्य में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और साथ ही आप उसके बाद आप विशेषज्ञ के पास जाकर डॉक्टर से अपने जांच करवाकर सलाह लेकर दवा आप ले सकते हैं। अच्छा, जब पित्त की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, पित्त के लिए बोला है, एक तो असहिष्णु होगा, है ना, इंटॉलरेंट थोड़ा सा है, और दूसरा जो है उसको गर्मी जो है लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। गर्मी का मतलब कि जैसे दो लोग हैं तो उसको जो है पंखे की या एसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल, है ना। और उसका बाद उसका जो स्वेद है, यानी कि जो पर्सपायरेशन है, वो पर्सपायरेशन ज़्यादा होगा, प्लस उसके हो सकता है कि पसीने से जो है वो दुर्गंध भी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ये एक्चुअली ये चीज़ें ना बचपन से ही माता पिता को पता चल जाती हैं, तो इसीलिए जब कभी भी प्रकृति एग्जामिनेशन करने जाना है तो ये उसी स्थिति में चले जाना चाहिए। और व्याधियों की अगर मैं बात करूं, संक्षेप में बताइएगा। संक्षेप में उसमें जो है पित्तज विकार होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। पित्तज विकार में हम बोलते हैं पित्त का जो है नाभि से लेकर के या जंघा से लेकर के ऊपर जो छाती तक का पार्ट है उसको हम पित्त का भाग बोलते हैं, तो इसमें रोग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसे अम्ल पित्त, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं गैस की समस्या, है ना, जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जी, जो ड्यूडिनल अल्सर है, पैप्टिक अल्सर है, ठीक है, ये होने की अल्सर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। देन छाती में जलन होना, जी मिचलाना, ठीक है। अच्छा, ये सब पित्त प्रकृति के लोगों को ज़्यादा होती है। उनको पित्त प्रकृति के लोगों को होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये नहीं है कि कोई पित्त प्रकृति का है तो उसे होना ही होना है, जी, जी। ये भी एक कंसेप्ट था। इसीलिए हमारे जो आचार्य चरक हैं उन्होंने एक जगह पे ये भी बोला, वातलाद्या सदा तुरा, मतलब जो एक दोषज प्रकृति होती है वो सदा आतुर होती है ना। तो इसीलिए, क्योंकि हर हमेशा तो रोगी नहीं होता है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की केवल एक प्रकृति होना संभव नहीं है। अच्छा, आयुर्वेद में खान पान को बड़ा महत्व दिया गया है। इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन होना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये जो मौसम है
अब ठंड का मौसम आ रहा है ना, तो जो भी आप आहार लेंगे उसमें थोड़ा सा अग्नि दीपक द्रव्य जरूर डालेंगे, है ना। अग्नि दीपक द्रव्य का मतलब जो हमें हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करें। तो जठराग्नि को प्रदीप्त कौन करेगा? जठराग्नि को प्रदीप्त जो है अदरक। इसीलिए जो अदरक है, जो शुंठी है ना, शुंठी, उसको विश्व भैषज्य भी बोलते हैं, महौषध भी बोला है उसे। महौषध का मतलब ये अत्यधिक उन्नत औषध है कि जो हम हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। महौषध भी बोला हुआ है, ठीक है, ठीक। और भी जो चीज़ें हैं, हल्का खाना खाना है, चिकनाई कम रखनी है। और इवन जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, वो इस मौसम में, यानी कि जो सर्दी का मौसम है, इसमें कुछ भी खा सकता है। ये बोला गया है कि मात्रा द्रव्य गुरुक्षम है, यानी कि इस समय अग्नि हमारी इतनी बलवान होती है कि वो अगर हम मात्रा से ज़्यादा आहार खाएं और अगर हम गुरु आहार यानी कि हैवी टू डाइजेस्ट मील खाएं तो वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अच्छा, ये केवल और केवल शीत ऋतु के लिए है, और वो भी हाँ सर्दियों में, वो भी उसके लिए जो स्वस्थ है ना। अगर स्वस्थता नहीं है, कोई भी दिक्कत है, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। अच्छा, आप CGHS से आमंत्रित हैं, अधिकारी हैं आप वहाँ पर, तो आप थोड़ी सी वहाँ की सुविधाओं के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं जो वहाँ से आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। जो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना है, CGHS है, ठीक है, इसकी जो इंसेप्शन है वो 1952 में हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, और प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्लस जो पत्रकार हैं, है ना, इनको स्वास्थ्य की जो भी चीज़ें हैं प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी नींव रखी गई थी। अभी जो है CGHS जो है वो पूरे के पूरे देश में कई सारे हमारे सेंटर्स हैं, करीबन 4000 से ऊपर जो है हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक हमारा ऑफिस है जिसे हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। उसके अंतर्गत 5 हमारे वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं। उसमें से जो 3 वेलनेस सेंटर हैं वो एलोपैथिक वेलनेस सेंटर हैं, और एक जो है आयुर्वेदिक है और एक होम्योपैथिक है। तो जो कोई भी CGHS का कार्ड जिनके पास है, CGHS का कार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर्स या जो हमारी कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बनता है, ठीक है। तो वो जो है अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आकर के जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको दिखा सकते हैं, और तदनुसार उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाता है। जी, डॉक्टर हिमांशु, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितने भी संजीवनी कार्यक्रम में आयुर्वेद के माध्यम से कफ और पित्त दोष पर जितनी भी हमने चर्चा की है, ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।